Hi there. Before we start on with the next topic, that is market value of equity, book value of equity and ROE, I would like to add on to something what we read in the previous session. जो हमारे ADRs होते हैं जो US में इशू होते हैं और डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, गिवन दैट दे आर गेटिंग लिस्टेड, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ADRs. ऑलराइट, सो SEC रजिस्ट्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ क्या वहाँ पे पैसा रेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. देर आर सम 3-4 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ये ADRs डिसाइड होते हैं. सो यू कैन ईजिली रीड इट फ्रॉम योर स्वेजर बुक और फ्रॉम योर कोर बुक और फ्रॉम द नोट्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम our end. Alright, now let us come to this topic of market value of equity and book value of equity. So talking about book value of equity, what it means is basically हमारा जो assets है वो उसमें से जब हम liabilities माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी. ऑलराइट, सो द एसेट्स दैट यू हैव उसकी वैल्यू माइनस जो भी आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू है वो, व्हेन यू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम यू गेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी. इक्विटी की वैल्यू कब बढ़ती है, गोज विदाउट सेइंग, अगर आप एडिशनल फंडिंग ले रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तब बढ़ती है. एंड सेकेंडली इक्विटी की वैल्यू अगर रेगुलर प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट कर रही है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो प्रॉफिट्स जाके इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर है या फिर जो भी कंपनी चला रहा है उसका क्या मोटिव रहेगा कि वो कंपनी की बुक वैल्यू को इंक्रीज करे, वो कंपनी की शेयर वैल्यू को इंक्रीज करे. वो कैसे इंक्रीज होगी, वो प्रॉफिट रेगुलरली कंसिस्टेंटली बेसिस पे जनरेट करके होगी. एंड यहाँ पे इट वुड बी बेटर इफ द कंपनी इज एबल टू जनरेट द प्रॉफिट्स ऑन एन ऑपरेशनल बेसिस, नॉट the profits that are coming from non-operational functions which the company is performing. Alright, so the goal is to maximize the value of equity. How can you do that? By generating regular profits. So that is the meaning of book value of equity. Market value of equity is basically कितने number of shares है कंपनी के. Alright, this is applicable only for public company. कितने number of shares है कंपनी के multiplied by एक शेयर का वैल्यू कितना है. Alright, so number of shares multiplied by per share value will give you the मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. नाउ दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये जो डिटरमाइन होती है, जो भी प्राइस, ये तो कांस्टेंट रहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, ये वेरी करते रहते हैं, एवरी मिनट एवरी आवर चेंज होती रहती है वैल्यू. तो ये जो वैल्यू चेंज होती है वो क्यों होती है? बिकॉज इन्वेस्टर्स आर बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक. ऑलरेडी इन्वेस्टर्स बाई सेल कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं. जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जा रहा है. तो डिमांड ज़्यादा क्यों करते हैं, सप्लाई ज़्यादा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ These 3 reasons that you can think of, that हमको इस स्टॉक का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या लग रहा है, हमको क्या लग रहा है कि कंपनी आगे जाके क्या कैसा करने वाली है, उसके बेसिस पे हम लोग इसके प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाते हैं. अगर हमको लग रहा है कंपनी कमाल करने वाली है, सो वी माइट start buying it, we might create the demand and the demand might be greater than the supply and automatically the value might rise because number of shares तो आपके लिमिटेड ही रहते हैं. देन द रिस्क इन्वॉल्व, अगर कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को ये कंपनी नहीं लेनी है तो हम हमारे स्टॉक्स बेच देंगे, तो हम सप्लाई क्रिएट करेंगे तो शेयर प्राइस जो है शायद नीचे आ जाएगा, विच विल इन टर्न ब्रिंग डाउन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लोज. फ्यूचर कैश फ्लो कब आने वाले और कितने आने वाले. अगर वो फ्यूचर कैश फ्लोज कब आने वाले हैं वो हमको एक सर्टेन टाइम पीरियड पता है और वो अमाउंट कितना है वो भी हम लोग एस्टिमेट लगा पा रहे हैं. So using these 2 parameters we can judge that yes this should be the share price or the true value of the company and accordingly हम उसको ऊपर नीचे ट्रेड करवाते हैं या फिर हम डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है. The thing that you need to know is कि जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी का वो कभी भी बुक वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज बुक वैल्यू कंपनी का पास्ट बताता है कि पास्ट में कितना रिटर्न प्रॉफिट आया है, वो कितना बुक वैल्यू में गया है, शेयर होल्डर्स फंड में गया है. बट मार्केट वैल्यू जो रहता है वो जनरली फ्यूचरिस्टिक होता है, वो देखता है कि आने वाला टाइम कंपनी का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को एडजस्ट करता है. आप एग्जांपल ले लो, अमेजोन का ले लो, टेस्ला का ले लो, यू विल सी ह्यूज डिफरेंसेस इन देयर बुक वैल्यू एंड देयर मार्केट वैल्यू. दे आर सेल्डम इक्वल, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोग इक्वल हो. इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए वी ऑल्सो हैव अ रेशियो दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो. ऑलराइट, यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस रेशियो इन द कमिंग चैप्टर्स. बट प्राइस टू बुक रेशियो इज व्हाट, यहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगी, तो एक शेयर का वैल्यू कितना है वो आ जाएगा यहाँ पे. से फॉर एग्जांपल मार्केट में ये 100 रुपये के लिए 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो 100 न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर से फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू जो आ रही है पर शेयर वो 50 है, तो 100 डिवाइड बाई 50, ये रेशियो करीबन 2 टाइम्स का हो गया. ये रेशियो हमको इन दोनों का कंपेरिजन बताता है कि एक ही शेयर का मार्केट में कितना वैल्यू है और बुक्स में कितना वैल्यू है. सो 2 टाइम्स का डिफरेंस है दोनों में. ऑलराइट,
व्हेन कैन अ कंपनी हैव अ ग्रेटर प्राइस टू बुक रेशो? जब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, लोगों को लग रहा है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, तो प्राइस बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर इसका जो है वो बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं बढ़ेगा, डिनोमिनेटर तो पास्ट पे होता है. सो इन दैट केस द प्राइस टू बुक रेशियो माइट बी ऑन द हायर साइड. सो द कंपनीज विच आर हैविंग वेरी गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, द प्राइस टू बुक रेशियो माइट जस्ट गो ऑन द हायर साइड. एट द वेरी सेम टाइम कोई कंपनी है जिनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं है, नहीं लग रहा है कैश फ्लोज आ पाएंगे, इन दैट केस द प्राइस टू बुक रेशियो माइट बी ऑन द लोअर साइड. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ योर प्राइस टू बुक रेशियो वर्क्स अराउंड. इसको आप वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो. सो वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं जिनका प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है, ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं जिनका प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो ज्यादा होता है. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड एंड दैट इज हाउ यू कैन कंपेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विद दैट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ equity. Next we need to talk about ROE, return on equity, a very important return ratio that investors must look into before investing in any company, because what it means is return on equity मतलब profit कितना बच रहा है इक्विटी वालों के लिए. तो आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इक्विटी ओनर बन गए, तो उसके लिए कितना रिटर्न आप जनरेट करके दे पा रहे हो. दैट इज व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ ROE इज. ऑलराइट, इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे. दिस एग्जांपल इज फ्रॉम योर श्वेजर बुक. सो इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ROE मुझे निकालना है एट टाइम पीरियड T, दैट इज टुडे. सो व्हाट आई विल टेक इज इन द न्यूमरेटर आई विल टेक द नेट इनकम. ये नेट इनकम कौन सी है? ये कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए नेट इनकम है. तो अगर आपने प्रीफर्ड डिविडेंड्स अभी तक माइनस नहीं किए तो कर दो, बिकॉज दिस नेट इनकम दैट यू हैव इज फॉर द कॉमन शेयर होल्डर्स. सो आपका जो भी पैट आ रहा है उसमें से अगर आपने प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस नहीं किया तो वो करो, उसके बाद जो बच रहा है ये वो वाला नेट इनकम है. डिनोमिनेटर में वी हैव टेकन द एवरेज बुक वैल्यू. ऑलराइट, एवरेज बुक वैल्यू देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी है तो नेट इनकम आ गया, ये वो इनकम है जो मेरे इक्विटी ओनर्स के लिए. डिनोमिनेटर में वी हैव एवरेज बुक वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी. मैंने एवरेज क्यों लिया? बिकॉज सी बुक वैल्यू इज एट टाइम्स वेरी वॉलेटाइल, बहुत फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए वी कैन टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 years. ऑलराइट, वी कैन टेक द एवरेज ऑफ द करंट ईयर एंड दैट ऑफ लास्ट ईयर एंड देन वी कैन फिगर आउट द ROE. और एक इंडस्ट्री नॉर्म, कोई इंडस्ट्री में कहते हैं कि आप ROE निकालने के लिए एवरेज बुक वैल्यू लो, तो इन दैट केस यू कैन डू दैट एज वेल. ऑलराइट, एंड द अदर वे हाउ यू कैन कैलकुलेट योर ROE इज इफ यू आर ओनली कंसिडरिंग वन टाइम पीरियड बुक वैल्यू, दैट इज ऑफ लास्ट ईयर. तो 2018 की जो भी बुक वैल्यू थी उसके बेसिस पे 2019 की इनकम आई होगी, बिकॉज 18 में जितना भी बुक वैल्यू था, इक्विटी वालों का जितना भी पैसा था, उसके बेसिस पे 2019 में इनकम आ रहा है. तो 19 का इनकम डिवाइडेड बाय 18 का book value. So you can then find out the ROE at time period T. Alright, so that is how it works around. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. Now we can do it for this particular example. Let us try it out the first method. ये जनरली एप्लीकेबल रहेगा, जनरली हम यही यूज करेंगे. Alright, so what is the net income for the latest year? That is 3526. Current income हमारा 3526 है. This you can divide it by the average book value. The average book value is 18503 plus 17143 divided by 2. तो 18503 plus 17143 whole divided by 2. You can find out this number. Let me do it for you as well. So पहले डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं. 18503 plus 17143 divided by 2. तो डिनोमिनेटर आ रहा है 17823. So 3526 divided by 17823. So 3526 divided by 17823, that is 19.78%. So करीबन 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज अ गुड नंबर, बट अगेन यू कैन नॉट से इट ऑन द फेस ऑफ इट. यू नीड टू कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में कितना ROE चल रहा है और उसके हिसाब से आपको इस कंपनी का ROE उससे कंपेयर करना रहेगा. ऑलराइट, ये वाला मेथड कब लगाना है? जब हमारे पास कुछ बोला नहीं गया और हम लोग को एक वोलेटिलिटी को खत्म करना है, तो हम लोग ये लगा रहे हैं. ये वाला ROE मेथड कब लगाओगे आप? जब आपको पिछले साल की बुक वैल्यू पे इस साल कितना इनकम आया वो जानना है, और बहुत ही स्टेबल बुक वैल्यू हो तब. सो इन दिस केस आप क्या करते हैं? इस साल की नेट इनकम लेते डिवाइडेड बाय पिछले साल की बुक वैल्यू ले लेते. सो दैट वुड हैव बीन द वे हाउ यू वुड हैव कैलकुलेटेड द ROE. अगेन यू कैन कैलकुलेट द अदर रेशियोज एज वेल. आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास प्राइस गिवन है, बुक वैल्यू आप निकाल सकते हो 18503 डिवाइड बाई 3710 करके. सो दैट यू कैन सिंपली डू. What I want to talk about is whether a higher ROE, does a higher ROE means always that the company is doing good? More or less, yes. अगर एक जनरल आंसर
पूछा जाए तो येस, अ हायर ROE ऑलवेज मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी, बट देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहाँ पे ROE जो है वो ऊपर आ रहा है पर आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल ROE ऊपर कैसे आएगा, या तो नेट इनकम ऊपर होगी और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज वन वे ऑफ ROE कमिंग अप। ऑलराइट, दूसरा तरीका क्या है, नेट इनकम जो है आपकी वो थोड़े से ही बढ़ रही है पर ये बहुत ज़्यादा से कम हो गया। ऑलराइट, सो जो ये सेकंड केस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा से कम हो रहा है और फिर ROE बढ़ रहा है, वो एक अच्छी साइन नहीं है। ऑलराइट, जहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत तेज़ी से कम हो गया और आपका न्यूमरेटर इतना तेज़ी से ऊपर नहीं गया, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। कब हो सकता है, इसका एक सिंपल एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी ने मान लो डेट इशू किया है, वो डेट्स को लेके उसने इक्विटी खरीद लिया है, तो इक्विटी तो बुक से हट गया, तो इक्विटी बुक से हट गया तो इक्विटी का वैल्यू नीचे चले जाएगा यहाँ पे, और डेट जो है वो आ गया बैलेंस शीट पे, तो डेट पे इंटरेस्ट भी चुकाना रहेगा, तो इंटरेस्ट की वजह से नेट इनकम कम हो जाएगी, तो नेट इनकम मेरी थोड़े से ही बढ़ेगी, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो जाएगा बिकॉज अब इंटरेस्ट पे करना है, पर मेरा बुक वैल्यू तो काफ़ी कम हो गया बिकॉज डेट इशू करके इक्विटी हटा दिया गया है। सो इन दैट केस द ROE वुड कम डाउन एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज द कंपनी हैज बिकम अ लॉट रिस्कियर। ROE अच्छा था तो हमको लग रहा था कंपनी अच्छा कर रही है, बट हियर व्हाट हैज हैपेंड इज द कंपनी हैज बिकम अ लॉट रिस्कियर बिकॉज द डेट हैज कम ऑन their balance sheet, because of which the net income regularly which was coming up to be on the higher side, अब वो थोड़ी सी decrease हो जाएगी। So this is how your entire thing works around. This is how your market value of equity works around, how your book value works around, how they are related, it works around. We also have a ratio for the very same thing. And lastly, how your ROE calculation works around. One very small topic that we need to discuss is about required rate of return versus the expected rate of return. वो अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।